चलिए, तो आज क्लास पहले तो एक चीज कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं बेटा? बेटा इसको तेज कर दे थोड़ा सा। चलो रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? देखो कल हमने बैलेंस शीट को सिर्फ समझने की कोशिश करी थी, है ना। और बैलेंस शीट बिल्कुल वैसी ही है, बस उसका स्वरूप बदला है और उसमें कुछ चीजें फिक्स कर दी थी, ठीक है ना। तो हमको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। अब हम आ जाए सीधे इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर, ठीक। पेज नंबर 454 मेरे पास में, आपकी बुक में मुझे नहीं मालूम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो बधाई हो। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन को जरा देखो, ठीक है। ये पूरा चैप्टर हम शायद ऐसे ही पढ़ेंगे, कैसे किताब पर, बोर्ड पे पढ़ाने लायक इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये एक तरह से एक फॉर्मेट है ना। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ये बेटा ये वो बिरयानी का चावल है जिसके बिना बिरयानी नहीं बन सकती। समझ में आई बात, है ना। तो ये तो आपको चाहिए आगे के सारे चैप्टर समझने के लिए, आगे कॉमर्स में आगे बढ़ने के लिए। समझ में आ गई बात? तो इसको वेस्टेज मत समझना, यही सब कुछ है। अब इसको तरीके से समझना पड़ेगा। अब देखो, हमने कल बैलेंस शीट जो देखी है ना, हमको याद नहीं हुई, ये बात सच है ना। कोई दिक्कत नहीं, ये जो इलस्ट्रेशन बनाए गए हैं उसी चीज के लिए बनाए गए हैं, ताकि आपको वो धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाए। एकदम से तो ये किसी को नहीं समझ में आएगा कि वो क्या है। तो इसमें क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये हमको फेमिलियर होंगे। अरे एक व्यक्ति का नाम चलो मान लो हमको याद नहीं हो रहा है, 2-4 बार हम उससे मिलते हैं, धीरे धीरे जब मिलते हैं तो उसका नाम याद हो जाता है, उसके बारे में समझ में आने लगता है ना। तो बस यही करना है, इसमें प्रैक्टिस करनी है। आप देख के डरोगे तो फिर ये नहीं सिखाएगा आपको। समझ में आ रही बात? इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। अब वो देखो कैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोल रहा है वो, एज पर शेड्यूल 3, ध्यान रखना बैलेंस शीट और पी&एल किसके थ्रू बन रहा है, शेड्यूल 3 के, है ना, ऑफ कंपनी एक्ट 2013, अंडर विच हेड। ये पूछ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। वो पूछेगा विच हेड एंड हाउ द फॉलोइंग आइटम विल बी डिस्क्लोज्ड, मतलब कि ये कौन से हेड में आएगा, बैलेंस शीट या पी&एल के कौन से हेड में आएगा, और उसको हमको बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाना है। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये उन्होंने प्रिस्क्राइब करा हुआ है, लिखा हुआ है, ऐसा ही करना है भाई। शेयर कैपिटल में इतनी चीजें लिखनी है, ऐसे ही लिखनी है, कल हमने देखी थी, है ना। रिजर्व एंड सरप्लस में इतने सारे के रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे, तो वो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। वो सिर्फ ये समझ लो कि आप हिंदी याद कर रहे हो, आपको याद करना है, ठीक है। तो बस उसकी प्रैक्टिस है। देखते हैं कॉल सिनेरियर। अब ध्यान दो, कॉल सिनेरियर का हमने पढ़ा था, मैंने जो आपको पेज दिए उसमें हमने देखा था कि कॉल सिनेरियर को हम कैसे लिखते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड बट नॉट फुल्ली पेड में हम सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब्सक्राइब। चलो पेज पर देखो, आपके पेज पर है, मैं बताता हूँ पेज नंबर 1.8, पेज नंबर 1.8 मिला, ठीक है, दिखा आपको, है ना। क्या करेंगे कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में हम इसको माइनस करके दिखाएंगे। अब देखो आंसर, हम इसको हेड रहेगा शेयर होल्डर फंड, याद है ना, शेयर होल्डर फंड, है ना। फिर उसमें हम दिखाएंगे इट शोन द डिडक्शन, डिडक्शन मतलब माइनस, इट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल shown as subscribed but not fully paid up under shareholder fund। बात समझ में आ रही है कैसे क्वेश्चन आएंगे? वो सिर्फ आपसे ये पूछेगा बताओ ये कहाँ लिखा होगा, मतलब वो आपको बैलेंस शीट याद करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको हर चीज बैलेंस शीट में मालूम हो कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी।
आगे का आएगा केस फ्लो स्टेटमेंट। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि डिबेंचर पर कितना इंटरेस्ट पे कर दिया है या नहीं करा है। तो वो कहाँ ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे? आपको दो चीज दी हुई होगी, P&L दिया होगा या बैलेंस शीट दी हुई होगी, आपको उसमें से देख के पता लगाना है। अरे मालूम होगा तभी ना ढूंढोगे ना कि कहाँ कौन से हेड में ढूंढना है। अरे समझो कि शादी का माहौल है, अपने को मालूम है फूफा जी फलाना नंबर के रूम में बैठे हुए हैं, तो अपन डायरेक्ट जाके वहीं फूफा जी बोल लेंगे ना, चिल्लाएंगे ना फूफा जी, नहीं तो फिर पूरा गार्डन में चिल्लाते हुए फूफा जी फूफा जी फूफा जी, टाइम लगेगा कि नहीं? बात समझ में आ रही ना? तो फूफा जी उनको याद रखो कि कौन कहाँ पर बैठे हैं। क्लियर? बस यही है इस चैप्टर में, यही और इसके चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्वेश्चन आगे कैसे बनेगा, कुछ जानकारियां दे देंगे बैलेंस शीट की, जैसे शेयर कैपिटल दे देंगे, है ना, ट्रेड पेबल दे देंगे, ट्रेड रिसीवेबल दे देंगे, कैश दे देंगे, असेट दे देंगे, और बोलेंगे बैलेंस शीट बनाओ। तो हमको मालूम होना चाहिए कहाँ के फूफा जी कहाँ बिठाना है। ठीक है, चलो आगे। फूफा जी उनको नाराज नहीं करना है ना, शादी में सबसे ज्यादा नाराज फूफा जी होते हैं। आ जाओ, सही है। चलो सेकंड क्या बोला, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये तो अपने आप में एक हेड है। ध्यान, सबसे पहली तो वो जो बैलेंस शीट है बुक में, उस पे एक हाथ रखो, ऐसे निकाल के रखो उसको। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे याद दीजिए। बैलेंस शीट निकाली, अब उसमें ढूंढो कहाँ है, सेकंड वाली है ना? हाँ सेकंड वाली, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? सेकंड हेड कैसे ढूंढोगे बेटा? अब आपको इसकी कैसे हो गया, इसके ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। हम जानते हैं हमको वो क्वेश्चन नहीं आता है, हमको तो उसका आंसर ढूंढना है, जो उसने लिखा है कहाँ लिखा है, बार बार वो बैलेंस शीट में जाकर उसको ढूंढना है, उससे धीरे धीरे याद होगा, है ना? एकदम से रट्टा मारने लगोगे नहीं याद कर सकते, उसके क्वेश्चंस के थ्रू बार बार जाके समझोगे, तब धीरे से थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा कि हाँ यार शेयर कैपिटल होता है, उसमें फिर मतलब शेयर होल्डर फंड में अंदर की साइड में शेयर कैपिटल होता है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस होता है, फिर मेन हेड आ जाता है कौन सा, ये जो अभी हमने पढ़ा वारंट वाला। तो धीरे से होगा, ठीक है। चलो देख लिया अनपेड डिविडेंड। अब अनपेड डिविडेंड क्या होता है, पहले पहले तो ढूंढो मत, पहले थोड़ा दिमाग लगाओ। अनपेड डिविडेंड क्या होता है भाई? डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, वो जो कि शेयर होल्डर को मिलना चाहिए, तो शेयर होल्डर को नहीं मिला, अनपेड। मतलब हमने, कंपनी ने तो डिक्लेयर कर दिया कि भैया इतना डिविडेंड ले जाओ, पर वो शेयर होल्डर आया नहीं और उसको हम दे नहीं पाए, है ना? अभी बचा हुआ है, लायबिलिटी है। यस सर। लायबिलिटी में कहाँ मिलेगा? अब सोचो, लॉन्ग टर्म, जरा दिमाग लगाओ, क्या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में मिलेगा या करंट लायबिलिटी में मिलेगा? करंट में। क्यों? क्योंकि हमको उसको 12 महीने के अंदर देना ही है, सीधी सी बात है, वो आ ही जाएगा 12 महीने के अंदर, तो भटकता भटकता, है ना? अब करंट में, करंट में ठीक, करंट में इसमें नहीं। अब देखो क्या लिखा है, करंट लायबिलिटी, इट इज सोन, पहले इसका आंसर पढ़ो फिर उसको जाके चेक करो। इट इज सोन अदर करंट लायबिलिटी अंडर करंट लायबिलिटी। अब बैलेंस शीट में जाके इसको देखो, देखो बैलेंस शीट में क्या देखोगे, बैलेंस शीट में अदर करंट लायबिलिटी देखो, देखा? अब अदर करंट लायबिलिटी तो मिल गया आपको, पर उसमें अनपेड डिविडेंड लिखा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अब उसकी जो इन्होंने समरी बना के दे रखी है, याद है समरी मैंने बताया था, पेज नंबर 452-53 पे चल रहा है, उसमें देखो कहीं दिख रहा है क्या? उसमें देखो 4 नंबर पे करंट लायबिलिटी लिखा है, उसका हेड है और उसमें अनपेड मिलेगा। ऐसे होगा ये तैयार, कैसे तैयार होगा? ऐसे। फूफा जी को ऐसे सही जगह याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं कर सकते ऐसा थोड़ी ना कि फूफा जी को बार बार ढूंढना पड़ रहा तो फूफा जी को बांध के रख लो, ऐसे नहीं कर सकते,
है ना, बात को समझो। तुम बोल रहे हो ना कि फाड़ के ले जाएंगे ना टीप लेंगे, बेटा टीपने का मौका ही नहीं मिला तो ले दूसरी बार फिर ट्राई करना अगले साल, है ना। फूफा जी को बांध के नहीं ले जा सकते अपन, इज्जत से रखना पड़े, बैठाना पड़ेगा, रखना नहीं है ना। हाँ, फूफा जी का दिमाग खराब नहीं करना होगा। चलो अब समझो, तो ये ऐसा गलत दिमाग है नहीं लगाना। ये बच्चा बहुत समझदार है, मालूम है, ये जानबूझ के 4 बच्चों को आमने सामने क्या बोल रहा है, फाड़ लेंगे, वो घर जाके याद कर लेगा बट्टा, वो बाकी सबको डुबा देगा, गारंटी। ये भी बोलेंगे हाँ यार वो भी तो करेगा, मैं भी कर लेता हूँ, तो ये 4 तो डूबेंगे उसके चक्कर, तो ये घर जाके याद कर लेगा। तो ये शैतानों के ऊपर भरोसा नहीं करना बेटा, है ना। चलो समझ में आया कैसे करना है ना, करो। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, मैं यहीं से बोलता रहूंगा। कहाँ तक करना है मालूम है, उदाहरण नंबर 7 तक करने, करते जाओ फटाफट। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, उदाहरण नंबर 7 तक पहले आपको पढ़ना है, फिर 8वां मैं बताऊंगा। अभी यही करना है बिना आवाज करे। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 8, और कुछ किसी पुरानी बुक में वो पहले ही होगा। The following information is available for the accounting record of Abir Limited, right? अब आपको क्या दिया हुआ, जरा शांति से जरा दिमाग को ठंडा रख के देखो। आपको कुछ जानकारियां दी गई है, रिकॉर्ड दी गई, और आपको कहा है भाई बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है ना, और कंपनी एक्ट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग करना है, मतलब अपनी मनमर्जी से नहीं करना है। समझ में आ रही है? तो वो प्रिस्क्राइब है, प्रिस्क्राइब है मतलब उसका हर चीज फिक्स है, कहाँ लिखना है, ठीक है। अब उसने बोला 10% डिवेंचर, तो अपना दिमाग चलना चाहिए। डिवेंचर क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, वो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी तब मानेंगे जब वो उसके साथ में एक कंडीशन दे, क्या, रिडम्पशन की डेट दे दे, तो उससे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ये शॉर्ट टर्म तो नहीं है। जब तक कुछ ना कहा जाए तब तक डिवेंचर लॉन्ग टर्म। क्लियर? तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहाँ आएगी, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लायबिलिटी वाले सेक्शन में आएगी पहले, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में। दिमाग में छप रहा है कि नहीं, दिमाग में वो बैलेंस शीट दिखना चाहिए। उसमें कहाँ आएगी, उसमें नॉन करंट लायबिलिटी में। उसमें भी एक अंदर हेड है, कौन सा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर अपन लिखते हैं डिवेंचर। याद है तो ही, नहीं तो कुछ नहीं है, और सिर्फ वहां जाके लिखना है। कोई गुणा भाग भी नहीं करना है कि बहुत बड़ा, वही फिर बोलूंगा निमड़ा धिमड़ा, कुछ ऐसा तो करना ही नहीं अपने को, सिंपल सी चीज है, ठीक। चलो देखो बैलेंस शीट उन्होंने बनाई है ना। अब देखो बैलेंस शीट में उन्होंने ये देखो नॉन करंट लायबिलिटी में लिख रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग का क्या डाला उन्होंने, नोट नंबर 3 दिख रहा है। अब नोट नंबर 3 को देखो, डिवेंचर 5 लाख, ठीक। ये 5 लाख कहाँ लिखा, वापस वहीं पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने, ठीक है। अब इसके बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल, तो भाई इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में हमको लिखना होगा इक्विटी कैपिटल। देखो जरा उसका नोट नंबर 1 है ना। फिर देख लिया बच्चे, नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्या था, एक सेकेंड, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या था, ऐसा थोड़ा सा सोचो, माथे पे दिमाग पे वो डॉट डालो। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं प्रॉफिट, ठीक। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 में आपको अंदर लिखना पड़ेगा, है ना। नोट नंबर 2 में क्या लिखा है, सिक्योरिटी दिख रहा है, बहुत अच्छे बच्चे, बिल्कुल 4 नंबर में पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है 4 नंबर में, कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि ये सबसे इजी है, और इजी ही पूछता है वाईएमपी अपने एमपी बोर्ड में, है ना। सर ये तो टफ है, अब तो भाई इससे बुरा है बोर्ड तो कोई सा होगा नहीं। बैंक बैलेंस, अरे बैंक बैलेंस असेट है, असेट में भी करंट असेट है, और करंट असेट में भी ये तो कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट है, आया ना? चेक करो। मिल गया? फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स असेट है, टेंजिबल असेट है। टेंजिबल असेट में देखो जाके, फिक्स असेट में देखो, फिक्स असेट का एक कॉलम बना होगा टेंजिबल असेट, ठीक है? फिक्स असेट का एक कॉलम बना है टेंजिबल असेट, ठीक है? फिर दिया है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसका मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करने वाले खर्चे। बिजनेस को मैंने पहले बताया कैपिटल नेचर का एक तरह से लॉस है, पर इसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद करो डिबेंचर में मैंने पढ़ाया है सबसे आखिरी दिन। अब जितने लोग आखिरी दिन आए थे या जिन्होंने वीडियो देख रखा है उन्हीं को मेरी बात थोड़ी सी समझ में आएगी, बाकी जो नहीं आए तो उनको तो कुछ भी समझ में आएगा। याद करो हमने बोला था कि ये खर्चा कौन से नेचर का है, कैपिटल लॉस है, तो इसको हम असेट साइड में लिख देते थे और हर साल उसको राइट ऑफ करते जाएंगे, क्योंकि एकदम से इतना पीएनएल में डाल देंगे तो पीएनएल हिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये भी वही नेचर है, बिजनेस को स्टार्ट करने के खर्चे हैं। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं भाई? कंपनी को स्टार्ट करना है, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, है ना? वो पैम्पलेट बांटने पड़ेंगे, हमारे शेयर खरीद लो, एडवर्टीजमेंट, ये सब बड़े खर्चे। तो ये क्या कहलाते हैं? ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, इसलिए इनको एक साथ में पीएनएल में डेबिट नहीं किया जाता। ये कहाँ मिलेंगे? असेट साइड में, नॉन करंट असेट में, है ना? इनको क्या करा जाएगा? हर साल धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाएगा। जरा देखो क्या लिखा हुआ है ये असेट में, देखो अदर नॉन करंट, सॉरी अदर नॉन करंट। क्यों? क्योंकि हर साल क्या होंगे? ये राइट ऑफ होंगे, एक साथ तो होंगे नहीं, 12 महीने के अंदर तो होंगे नहीं, है ना? ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, ध्यान रखना क्रेडिट लिखा हुआ है, इसका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ है? रिजर्व एंड सरप्लस में। देखो अब आप इस बैलेंस शीट में देखोगे तो बैलेंस शीट में तो बहुत सारे आइटम हमको जो फॉर्मेट दिया उसमें बहुत सारे आइटम थे, राइट? पर क्योंकि क्वेश्चन में ही कम डाटा था तो हम पूरी चीजें नहीं लिखेंगे, जो जो पूछा है उसी को बताएंगे कि ये कहाँ लिखा है, ठीक है? और उसके सामने उसका नोट बनाएंगे और उसका नंबर डाल देंगे, नोट नंबर, ठीक? पर ऊपर वाले का नंबर, नोट नंबर 1 ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले का 2 आ गया, पहले 1 2 3 4 ऐसा ही आना चाहिए, ठीक? ये हो गया भैया क्वेश्चन आपका 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये ऐसे ही करना है, ये इसलिए करना है क्योंकि आपको वो सिखाना चाहते हैं कि भाई बैलेंस शीट कैसे बनती है, क्या होती है, कहाँ क्या चीजें लिखी होती है, और बिल्कुल इसके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 9, आप खुद सेल्फ अभी यहाँ करके देखोगे।